हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और जैसा आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रिचर्डसन्स पामेला इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट epistolary novel in India in England, the second epistolary novel in English, the first picaresque novel in English, and the first regional novel in English। देखिए, रिचर्डसन का पामेला और साथ साथ एक के साथ कई क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। पामेला का एक सब टाइटल था पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। क्लियर? आया था 1740 में। इसको माना जाता है फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवल। एपिस्टलरी मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो नॉवल लेटर की फॉर्म में होता है उसको आप कहते हैं एपिस्टलरी नॉवल। क्लियर? तो पहला एपिस्टलरी नॉवल इंग्लिश में रिचर्डसन के पामेला को माना जाता है। क्लियर? और देखिए, पिकारेस्क, पिकारो यानी वांडरिंग, यानी ऐसा नॉवल जिसका जो क्या होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है वो घुमक्कड़ होता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, उसको पिकारेस्क नॉवल कहते हैं। रीजनल जानते ही है, कोई ऐसा नॉवल जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सेट होता है उसको आप रीजनल नॉवल कहते हैं। क्लियर? जैसे हार्डी साहब के थे, क्या रीजन था कमेंट करके बता दीजिए अगर याद हो तो। An inscription on the tombstone or monument in memory of a person buried there is known as, यानी किसी की जो टूम होती है, कब्र होती है, कब्र पे एक इंस्क्रिप्शन लगा देते हैं, एक स्टोन लगा देते हैं उस मॉन्यूमेंट पे। उस जो बैरीड पर्सन है, वहां जो पर्सन है जो दफनाया गया है उसकी मेमोरी में, उसको क्या कहा जाता है? इंस्क्राइब। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिटेफ एंड नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डेफिनेटली देखिए, एपिथेट सॉरी एपिटेफ कहा जाता है उसको। क्लियर? किसी की टूम पर, किसी मॉन्यूमेंट पर जो मेमोरी के लिए एक स्टोन लगा दिया जाता है उसको। और ट्रांसफर एपिथेट पता ही है क्या है, फिगर स्पीच है एक। क्लियर? एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा, द प्लोमन प्लॉड्स हिज वियरी वे। अ सॉन्ग और पोयम इन ऑनर ऑफ मैरिज, मैरिज के ऑनर में एक सॉन्ग या पोयम क्या कहलाती है? एपिथेल्मियम, वेडिंग सॉन्ग, मैरिटल स्टेटस एंड नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा? और एपिथेल्मियम की बात करें, स्पेशली फॉर ब्राइड ऑन द वे टू हर मैरिटल चैम्बर। और एक ग्रीक में एपिथेल्मियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉन्ग इन प्रेज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। क्लियर? ग्रीक में एपिथेल्मियम को कहा जाता है कि अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। और स्पेशली ये संग किए जाते हैं, गाए जाते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज और अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। बॉयज हो सकती हैं, वह गर्ल्स हो सकती हैं, उसको आप कहते हैं एपिथेल्मियम। और एपिथेल्मियम की अगर बात करें तो बड़ा एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है जब भी एपिथेल्मियम की बात होती है, एडमंड स्पेंसर साहब का। क्लियर? उन्होंने लिखा एपिथेल्मियम को, एक ओड थी एपिथेल्मियम, एक्चुअली एपिथेल्मियम के नाम से उन्होंने एक ओड लिखी थी। किसने? स्पेंसर साहब ने। अपनी वाइफ थी उनकी एलिजाबेथ बॉयल के लिए 1594 में लिखी, जो फर्स्ट पब्लिश हुई 1595 में। क्लियर? किसकी बात कर रहे हैं हम? एपिथेल्मियम की। तो आंसर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। An inscription on a tombstone or monument in memory of a person buried is known as epitaph. अभी ये क्वेश्चन आया था, राइट? While an adjective or phrase which expresses a quality or attribute is regarded as characteristics of a person or thing mentioned, is उस एडजेक्टिव को क्या कहते हैं जो बताता है, उस फ्रेज को जो एक्सप्रेस करता है किसी क्वालिटी को, एट्रीब्यूट को, रिगार्डेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन और थिंग मेंशन्ड। वहां जो पर्सन है, थिंग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उस एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है? एपिथेट कहते हैं, आप इपिक कहते हैं, बैलेड कहते हैं, ग्रेव कहते हैं। देखिए इलेमिनेशन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। क्या इपिक नहीं होगा, बैलेड नहीं होगा, ग्रेव नहीं होगा, वो क्या होगा? एपिथेट। एपिथेट, और एपिथेट से ही वर्ड आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना? यानी ट्रांसफर्ड, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एपिथेट में और एपिटेफ में, दोनों में अंतर क्लियर कर लीजिए। एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ होता है वो मॉन्यूमेंट, वो स्टोन जो किसी मॉन्यूमेंट पे, जो किसी ग्रेव पे लगा होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रशंसा में। और यहाँ एपिथेट की बात करें, ये होता है एडजेक्टिव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Epigram is a short witty statement in verse or prose. Epigram क्या होता है? एक witty statement, प्रोज में हो सकता है, पोएट्री में हो सकता है। It may be complimentary, satiric or aphoristic. It is defined as a dwarfish whole, its body, brevity and wit, its soul. Who defined epigraph in this manner? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट सा भी बन पड़ा है। तो इपिग्राम को अगर डिफाइन किया है किसने, डिफाइन क्या कह के? अ ड्वार्फिश होल, इट्स बॉडी, ब्रेविटी एंड विट इट्स सॉल। यानी ड्वार्फिश होल ऐसा होल है, मीन्स ऐसा जिसे संपूर्ण को एक छोटे से संक्षिप्त रूप में आपने क्या कर दिया? संक्षिप्त रूप में आपने कंप्लीट को, होल वस्तु को आपने कंप्लीट रूप में व्यक्त कर दिया। और जो बॉडी है उसकी ब्रेविटी है, संक्षिप्तता है, और जो विट है उसकी, वो इसकी आत्मा है, बुद्धिमत्ता इसकी आत्मा है। क्लियर? तो किसने डिफाइन किया? पोप ने, सैली ने, कीट्स ने और कॉलरिज। कौन सा आंसर आपका होगा? देखिए अगर बात करें आंसर की, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है कॉलरिज साहब ने। क्लियर? और एक्चुअली देखिए जो इपिग्राम होता है ग्रीक में, वो आया है इपिग्रामा से, जिसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, और यू कैन से टू राइट ऑन और टू इंस्क्राइब। टू इंस्क्राइब कह दीजिए, टू राइट ऑन कह दीजिए, इंस्क्रिप्शन। क्लियर? ये मतलब होता है ग्रीक में इपिग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A quotation as the beginning of some piece of writing is known as epigraph, prologue, quotes and none of these. डेफिनेटली बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको डिफिकल्ट बना देता हूं। आप कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए कौन कौन से विलियम शेक्सपियर के प्लेज ऐसे हैं जिसमें यानी क्या है, बिगिनिंग है, प्ले में बिगिनिंग है, यानी सीधी सी बात। प्रोलोग जहां है, जिस प्ले में प्रोलोग है विलियम शेक्सपियर के, कौन कौन से प्ले आपको याद आते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर? तो ऑप्शन तो आपके पास एपिग्राफ, प्रोलोग, कोट्स। तो डेफिनेटली प्रोलोग की यहाँ बात हो रही है। बिगिनिंग में किसी पीस ऑफ राइटिंग, किसी प्ले के बिगिनिंग में अगर कोई इंट्रोडक्शन है, मीन्स सीधा सा इंट्रोडक्शन एक बार कहिए आप, तो उसको आप कहते हैं प्रोलोग। और कंक्लूजन अगर है लास्ट में दिया गया है, जो प्ले एंड होने से पहले, तो प्ले के खत्म होने के बाद, क्लियर, ऐसे कह दीजिए, तो उसको आप कहते हैं क्या? इपिलोग।
तो प्रोलोग याद करिए, कोई प्ले याद आ रहा हो? हेनरी फिफ्थ, पेरिकल्स, और चलिए सबटाइटल लिखिए इसका, पेरिकल्स और इसके बाद रोमियो एंड जूलियट। ये दो तीन नाम याद आते हैं। इन प्लेज में प्रोलोग आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं आगे। ओके ओके, इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया है। इट इज अ शॉर्ट स्पीच ऑफर इन वर्स विच इज एड्रेस्ड डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ ए प्ले। इसमें क्या करता है, एक्टर प्ले के अंत में डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करता है। वो शॉर्ट स्पीच ओफन वर्स में होती है, प्राय छंद में होती है, उसको आप क्या कहते हैं? इपिलोग, प्रोलोग, फॉरवर्ड एंड नन ऑफ दिस। तो डेफिनेटली यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इपिलोग की। आपसे फिर से कहूंगा कि कौन कौन से प्लेज ऐसे हैं जिनमें इपिलोग है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, फॉलोइंग प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हैज एन इपिलोग। वहां 4 नाम दे दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन राइट होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। तो कौन सा प्ले है ऐसा जिसमें इपिलोग आपको देखने को मिलता है? चलिए करिए कमेंट फटाफट से, तब तक मैं कुछ नाम लिख दूं, जैसे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। क्लियर? अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट में भी है, और द टेम्पेस्ट में भी एक देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ एक प्ले है आपका ट्रायलस एंड कैसीड। ये 4-5 नाम याद आए मुझे, इसके अलावा भी और प्ले हो सकते हैं, कोई हो कमेंट करके ऐड ऑन कर दीजिएगा यार। क्लियर? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट इज सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट, इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, इट इज प्रोलोग, इपिलोग। इट इज सफिक्स्ड, एक किसी टेक्स्ट में सफिक्स किया जाता है। इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, इट इज प्रोलोग, इपिलोग, एसे एंड फिक्शन। भाई सफिक्स का मत देखिए, दो चीजें होती हैं। टेक्स्ट में आपने क्या कर दिया, कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में आपने प्रीफिक्स कर दिया, यानी टेक्स्ट में उस टेक्स्ट से पहले आपने ऐड कर दिया। यहाँ टेक्स्ट है, इसमें पहले ले आए तो प्रीफिक्स हो गया, बाद में ले आए तो सफिक्स हो गया। क्लियर? और जब सफिक्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली फिर ये क्या, फिर तो ये इपिलोग की बात कर रहा है, प्रोलोग की नहीं कर रहा है। यानी क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन इपिलोग, तो उसको कह सकता है इट इज सफिक्स टू अ टेक्स्ट। क्लियर? यस। The term for any agreeable, pleasing and harmonious sound is cacophony, euphony, homophony and none of these. Easy question, easy भी कहिए, moderate कहिए, लेकिन not very difficult। तो एग्रीबल साउंड को, प्लेजेंट साउंड को आप क्या कहते हैं? क्लियर? तो कैकोफोनी, डेफिनेटली बैड साउंड को कैकोफोनी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? यूफोनी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग। अफेक्टेड यानी बनावटी, पॉम्पस दिखावटी, और बनावटी स्टाइल होता है राइटिंग का, उसको आप क्या कहते हैं? पैनिगाइरिक, पैनिजिरिक, प्रेज, यूफिज्म एंड सार्केज्म। तो क्या होता है पॉम्पस एंड अफेक्टेड स्टाइल राइटिंग का? पैनेजिरिक क्या होती है? पैनेजिरिक की बात करें, एक फॉर्मल पब्लिक स्पीच होती है, फॉर्मल पब्लिक स्पीच, स्पेशली इन वर्स।
डिलीवर्ड इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की प्रेज में और स्पेशली हाई प्रेज में, हाई प्रेज ऑफ अ पर्सन। कई बार किसी व्यक्ति और वस्तु के वस्तु में भी हो सकती है, पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु की प्रशंसा में हाई प्रेज, अत्यधिक प्रशंसा में ये होती है, क्या होती है, पैनिजिरिक। क्लियर। और स्पेशली जो एथेंस था वहां पब्लिक इवेंट पे इसको किया जाता था, किसी की प्रशंसा करनी है तो पब्लिक इवेंट में पैनिजिरिक का यूज किया जाता था। क्लियर। तो पैनिजिरिक हो गया प्रशंसा और प्रेज और यूफिज्म एंड सार्केज्म। तो डेफिनेटली अगर अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात हो रही है तो फिर यहाँ बात हो रही है यूफिज्म की। एलिगेंट लिटरेरी स्टाइल होता है, यूफिज्म एलिगेंट लिटरेरी स्टाइल। क्लियर। और इट वाज इन फैशन ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में ये बड़े प्रचलन में था यूफिज्म को। इसको यूज करने के लिए ऑथर एंटीथेसिस का यूज करता था, एलिट्रेशन का यूज करता था, सिमिली का यूज करता था, तब जाके यूफिज्म वो क्या करता था। और मैं कहूँ तो 1580s के 1580s के आसपास ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है एलिजाबेथन कोर्ट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। जो वास्तविकवाद था आपका, रियलिज्म था, प्रकृतिवाद था, नेचुरलिज्म था, उसके अगेंस्ट एक विद्रोह ये रहा है। इट अटेम्प्ट्स टू अचीव अ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी। इसका इसने कोशिश की अचीव करने की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी को, rather than record external events in logical sequence, लॉजिकल सीक्वेंस में एक्सटर्नल इवेंट्स के बारे में। आर्टिस्ट सीक टू एक्सप्रेस मीनिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस रादर देन फिजिकल रियलिटी। आर्टिस्ट क्या चाहता था, आर्टिस्ट चाहता था एक्सप्रेस करना मीनिंग और इमोशनल एक्सपीरियंस को फिजिकल रियलिटी के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली किसकी हम बात कर रहे हैं, इम्प्रेशनिज्म की, एक्सप्रेशनिज्म की, डैडिज्म की, या फिर बात कर रहे हैं हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की। डिफिकल्ट क्वेश्चन बन पड़ा है और नो डाउट टीजीटी हो या पीजीटी हो, इस तरह के क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स में आते ही आते हैं जो किसकी बात है, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है। डेफिनेटली यहाँ अगर बात हो रही है तो एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट ये रहा है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट, और इनिशिएटेड किया गया इसको पेंटिंग एंड पोएट्री, दोनों में ये इनिशिएट किया गया। और स्पेशली नॉर्दर्न यूरोप में इसको इनिशिएट किया, नॉर्दर्न यूरोप में इसकी शुरुआत की गई। और अगर कहें तो ये आया 20th सेंचुरी में। कई क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं, मॉडर्निस्ट मूवमेंट था, पेंटिंग में था, पोएट्री में था, नॉर्दर्न यूरोप में इसकी शुरुआत हुई। ईयर भी पूछ सकता है, सेंचुरी पूछ सकता है आपसे, 20 सेंचुरी में हुई। और फिर इसके बाद किसने की, तो जर्मन फिलोसोफर का नाम आता है फ्रेडरिक नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे। चलिए FRIEDRICH नीत्शे, NIETZSCHE, स्पेलिंग देख लेना। और 1844 के आसपास से 1900 के आसपास इनका लाइफ स्पेन रहा है फ्रेडरिक नीत्शे का, इन्होंने इसकी शुरुआत की। और एक नॉवल रहा है इन्हीं का जिसका नाम था 10 स्पोक जरथ्रुस्ट, JARATHUSTRA। क्लियर। 10 स्पोक जरथ्रुस्ट, इसमें इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस मूवमेंट की, एक्सप्रेशनिज्म की।
क्लियर? देखिए कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन पड़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको समझ के चलिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। डेफिनेटली पढ़ी हुई है, पागल कुत्ते की डेथ पर कौन विलाप कर रहा है? इलेजी किसने लिखी? ऑलिवर गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन एंड थॉमस ग्रे। तो डेफिनेटली जो पीजीटी एस्पायरेंट है पता होगा उनको, और टीजीटी भी है तो उनको भी ये जो पैरेलल चीजें हैं इनको लर्न करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं होता किस तरह से क्या पूछ लिया जाता है। और अब तो बस शार्प 30 डेज बचे हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तैयारी अपनी बिल्कुल बढ़िया करके चलिएगा। तो बात करें राइटर की, किस राइटर ने लिखा? ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा। और खास बात क्या है, एक सटायरिकल पोयम है। आयरनी ह्यूमर का इसमें यूज किया है उन्होंने, नाम से ही पता लग रहा है ना, लेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पोएट हैज रिटन एन इलेजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईस्ट? ओके, इलियड, ईस्ट हिमसेल्फ, W.H. Auden एंड नन ऑफ दीज। बड़ी फेमस इलेजी रही है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईस्ट, जो लिखी गई, किसने लिखी? W.H. Auden साहब ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट, ओके लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ। रूरल और देहाती जीवन की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोयम होती है, उस पोयम को आप क्या नाम देते हैं? कॉमिक रिलीफ, पेस्टोरल्स, इंटरल्यूड्स एंड इक्लॉग्स। तो डेफिनेटली बात डिस्क्रिप्टिव पोयम की कर रहे हैं, रूरल लाइफ की होती है, तो उसको नाम दिया जाता है क्या? इक्लोग या पेस्टोरल्स? इक्लॉग्स उसको कहा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन कितने किए हमने? 65 तक हमारे क्वेश्चन हुए। यस, चलिए आई होप मजा आ रहा होगा। तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट इसी तरह का मिलता रहता है। कई बार फ्रीक्वेंसी थोड़ी गड़बड़ होती है, कोशिश करूंगा कि आगे फ्रीक्वेंटली आपको कंटेंट दिया जाए। और अभी तक चैनल को और मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, वहां भी बहुत सारे एग्जाम बूस्टर्स आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।